दूसरी तरफ सोंग चेन को पहले ही बगीचे में बुलाया जा चुका था। उन्हें कोई भी संचार उपकरण लाने की इजाजत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि दादाजी सोंग को सोंग चेन के साथ चर्चा करने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बात थी। सोंग चेन अंगूर रैक की ओर बढ़ा। दादाजी, क्या बात है? सोंग चेन ने पूछा। दादाजी सोंग अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे, उनकी अभिव्यक्ति दुखी थी। बूढ़े की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। ठंडी हो जाने पर भी उसने मेज पर रखी फलों की चाय को नहीं छुआ। मेज पर 3 नीले फोल्डर थे। ओल्ड मास्टर सोंग ने अपने पोते की ओर देखा और शांति से कहा, आप मिस चेंग के साथ अपनी सगाई कब रद्द करेंगे? मैंने अभी अभी घोषणा की तैयारी पूरी की है। इसकी घोषणा कल सुबह जनता के लिए की जाएगी। सोंग चेन इस बार बहुत तेज था। इस बार वह चेन क्विंग्युन के साथ सगाई रद्द करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ थे। एकमात्र महिला जिससे वह शादी करना चाहता था वह गु मानेक्सी थी। चेंग क्विंग्युन ने उसकी जान बचाई और उसे उसका बचपन दिया। हालांकि वह केवल अतीत था। गु मानेक्सी से मिलने के बाद उसे अंततः समझ में आया कि उसे दिन रात याद करने का क्या मतलब है। वह अपना शेष जीवन केवल गु मानेक्सी के साथ बिताना चाहता था। दादाजी सोंग ने मेज पर दस्तक दी। उसका भौंकने जैसा चेहरा उसके गुस्से को छिपा नहीं सका। आप सगाई नहीं तोड़ सकते। सोंग चेन स्तब्ध रह गया। दादाजी सोंग ने कहा, इस मिस चेंग क्विंग्युन का दिमाग बहुत गहरा है। पहले तो मैं उसे पसंद नहीं करता था। हालांकि मुझे आज सुबह कुछ पता चला। उसके प्रति मेरा रवैया थोड़ा बदल गया है। हालांकि वह षड्यंत्र रच रही है, कम से कम उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। कुछ लोगों के विपरीत जो कमजोर और नाजुक दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके विचार वास्तव में शातिर हैं। दादाजी सोंग के रवैये में बदलाव से सोंग चेन आश्चर्यचकित था। इससे पहले दादाजी सोंग इस बात पर जोर देते रहे थे कि वह सगाई तोड़ दें और उन्हें मानेक्सी के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। अभी 2 ही दिन हुए थे, उसके दादाजी ने अचानक अपना रवैया क्यों बदल लिया? दादाजी, मुझे कारण बताओ। सोंग चेन का रवैया दृढ़ था। जैसे ही वह बोल रहा था, दादाजी सोंग ने मेज पटक दी और मेज पर रखा चाय का सेट हिल गया। मैं चाहता हूं कि आप व्यभिचारी बनकर किसी और के बच्चे का पालन पोषण करने के बजाय चेंग क्विंग्युन से शादी करें। सोंग चेन बहुत भ्रमित था। दादाजी सोंग ने ठिठुरते हुए कहा, मेज पर रखा नीला दस्तावेज निकाला और सीधे सोंग चेन पर फेंक दिया। खुद ही देख लो, यह पितृत्व परीक्षण का परिणाम है। सोंग चेन ने दस्तावेज खोला और दस्तावेज के अंत में सील पर चमकीले लाल शब्द उकेरे हुए थे। रक्त से संबंधित नहीं। सोंग चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह असंभव है। चुचू मेरा बच्चा होना चाहिए। सोंग चेन ने अपना सिर हिलाया। मैंक्सी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अकाट्य साक्ष्य। दादाजी सोंग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। यह पितृत्व परीक्षण चेंग परिवार के निजी अस्पताल द्वारा जारी किया गया था। चेंग परिवार का अस्पताल चिकित्सा मानकों के मामले में देश में सबसे अच्छा है। यदि परीक्षण के नतीजे कहते हैं कि कोई रक्त संबंध नहीं है, तो यह 100% सच है। वह 5 वर्षीय लड़की निश्चित रूप से आपकी बेटी नहीं है। दादाजी सोंग ने गहरी सांस ली। वह जाहिर तौर पर गुस्से में था। उसने ठंडी फल वाली चाय उठाई और 2 घूंट पी। उसने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस गु मुझसे झूठ बोलेगी। अगर यह पितृत्व परीक्षण नहीं होता, तो आप और मैं उसके पाखंडी चेहरे से धोखा खा गए होते। सोंग परिवार की रक्तधारा अब शुद्ध नहीं है। बाहर से मिश्रित रक्त वाले को सोंग परिवार में शामिल होने देना बहुत शर्म की बात है। अपने और चेंग क्विंग्युन के बीच सगाई रद्द न करें। इसके अलावा गु मानेक्सी को दोबारा कभी मत देखना। यह महिला साधारण नहीं है। उसके बाहर किसी अन्य पुरुष के साथ एक बच्चा था, लेकिन उसने तुम्हें पिता बनाने की कोशिश की। गु मानेक्सी के साथ कुछ भी करने के बजाय मैं चाहूंगी कि आप चेंग क्विंग्युन से शादी कर लें। सोंग चेन काफी देर तक जमीन पर जड़ जमाए खड़ा रहा। एक पल में अनगिनत भावनाएं उसके मन से बाहर निकल आईं। गुस्सा, बेचैनी, लाचारी और धोखा दिए जाने का दर्द था। उसने पितृत्व परीक्षण को पकड़ लिया,
चमकदार लाल परिणाम उसकी आंखों को जला रहे थे। उन्होंने पितृत्व परीक्षण कराने के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनका हमेशा से मानना कि गूचू उनका बच्चा था और उनके और गूचू के बीच निकटता की एक सूक्ष्म भावना थी। लेकिन ये रिपोर्ट, दादाजी, मुझे कुछ देर आराम करने दीजिए। सॉन्ग चेन के अंग कमजोर थे। वह संगमरमर की बेंच पर बैठ गया और गू मानक्सी को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालना चाहता था। हालांकि जब उसने अपनी जेब पर हाथ डाला तो पाया कि घर की नौकरानी ने पहले ही फोन ले लिया था। दादाजी सॉन्ग ने शायद सोचा होगा कि यह एक पारिवारिक घोटाला है और इसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। संकोच मत करो, गू मानक्सी के साथ तुरंत अपना रिश्ता तोड़ दो। दादाजी सॉन्ग ने आह भरी और उसे सलाह दी, तुम अभी भी जवान हो। तुम्हारे साथ अनगिनत महिलाएं हो सकती हैं। तुम एक महिला से धोखा खाने को क्यों तैयार हो? सोन चेन ने कुछ नहीं कहा। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। पितृत्व परीक्षण हो जाने के बाद भी उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे जो गू मानक्सी पसंद थी वह दयालु और सुंदर थी। उसके लिए ऐसा कुछ करना नामुमकिन था। सोन चेन, दादाजी, परीक्षण सटीक नहीं हो सकता है। मूर्ख बच्चे, अपने लिए बहाने बनाना बंद करो। दादाजी सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। उस वर्ष आपको छोड़ने के बाद, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गर्भवती थी, या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बाहर अन्य पुरुष थे? मैंने उसकी जांच की है। उसके आसपास कई प्रशंसक हैं और वे सभी अमीर परिवारों से आते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो किसी भी पुरुष के बच्चे से गर्भवती नहीं है। मैं मानक्सी को व्यक्तिगत रूप से यह कहते हुए सुनना चाहता हूँ। सॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और गू मानक्सी की तलाश करने के लिए उठ गया। दादाजी सॉन्ग ने डांटते हुए कहा, अभी वहीं रुकें। हमारे सॉन्ग परिवार ने वास्तव में आपके जैसा मूर्ख पैदा किया है। तथ्य आपके सामने हैं, फिर भी आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्या आप अपना सामान्य व्यावसायिक आचरण दिखा सकते हैं और बोलने के लिए तथ्यों का उपयोग कर सकते हैं? दादाजी सॉन्ग भी असहाय थे। सॉन्ग चेन अपनी एकनिष्ठता को छोड़कर हर तरह से अच्छा था। खासतौर पर जब गू मैनेक्सी से संबंधित मामलों की बात आई, तो सॉन्ग चेन का आईक्यू कम हो गया और उसने अपनी बुनियादी तर्कसंगतता खो दी। सॉन्ग चेन ने पलटकर कहा, दादाजी, मैं चेन क्विंगयुन के साथ सगाई तोड़ दूंगा। कमीने, मुझे यह मत बताओ कि तुम सिर्फ उस गू मानक्सी के लिए सब कुछ फेंक दोगे। दादाजी सॉन्ग गुस्से में थे। उनके सॉन्ग परिवार की रक्त रेखा शुद्ध थी। वे सोन चेन को उस महिला से शादी कैसे करने दे सकते थे जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था? सोन चेन, मैं मैंक्सी से प्यार करता हूँ। मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। मूर्ख बच्चा, उसका किसी दूसरे आदमी से बच्चा था और उसने आपसे झूठ भी बोला कि गूचू आपका बच्चा है। दादाजी सॉन्ग इतने गुस्से में थे कि उनकी दाढ़ी उलझ गई थी। उन्हें वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग चेन इतना जिद्दी होगा। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं गू मानक्सी को हमारे सॉन्ग परिवार में कभी शादी नहीं करने दूंगा। सॉन्ग चेन, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। ओल्ड मास्टर सॉन्ग इतना गुस्से में था कि वह लगभग बेहोश हो गया। यह अपमानजनक था। ओल्ड मास्टर सॉन्ग गुस्से में था। यदि आप गू मानक्सी के साथ शामिल होने पर जोर देते हैं, तो सोंग परिवार से बाहर निकल जाएं। सोंग परिवार को सत्ता संभालने के लिए आपके जैसे एक अविवाहित वंशज की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई अन्य लोग हैं जो उपयुक्त हैं। ओल्ड मास्टर सॉन्ग जाहिर तौर पर बेहद गुस्से में था। यदि सोंग चेन उस महिला के साथ संबंध बनाने पर जोर देता, तो वह सोंग चेन को सोंग परिवार से बाहर निकाल देता। अब से सोंग ग्रुप के संपत्ति अधिकारों का सोंग चेन से कोई लेना देना नहीं होगा। सोंग चेन ने शांति से कहा, दादाजी, सोंग परिवार की 99% संपत्ति मेरे हाथों में है। आप इसे वापस नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, अगर यह मैनेक्सी और सोंग ग्रुप की संपत्ति के बीच कोई विकल्प है, तो मैं मैनेक्साई को चुनता हूँ। दादाजी सोंग ने चीनी मिट्टी का कप फेंक दिया। बजना। चीनी मिट्टी का कप सोंग चेन के माथे से टकराया, फिर लुढ़क गया और जमीन पर 2 हिस्सों में टूट गया। सोंग चेन ने अपने माथे पर लगे घाव और अपने दादा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए शांति से कहा, दादाजी,
आज जो हुआ वह हमारे बीच है। मैंक्सी मुझे सच बताने को तैयार नहीं है। उसके पास अपने कारण होंगे। भले ही उसने मुझसे झूठ बोला हो, मैं तब तक झूठ बोलने को तैयार हूँ जब तक वह मेरे साथ रहना चाहती है। मैं चेन क्विंगयुन के साथ शादी रद्द कर दूंगा, भले ही आप सहमत न हो। फिर सॉन्ग चेन बिना पीछे देखे जाने के लिए तैयार हो गया। पिछले 5 वर्षों में सॉन्ग चेन ने अनगिनत बार अपने प्रेमी से आधी रात में वापस लौटने की विनती की थी, और वह इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। भले ही गु मानक्सी उससे झूठ बोल रहा हो, वह कष्ट सहने को तैयार था। किसी से प्यार करना अंधा था, वह जीवन भर अंधा रहना पसंद करेगा। दादाजी सॉन्ग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और एक कप फ्रूट टी अपने ऊपर डाल ली। 2 घूंट पीने के बाद उसने कहा, वहीं रुक जाओ। दादाजी, अच्छा आराम करो। सॉन्ग चेन का मूड खराब था और उसका स्वर ठंडा था। दादाजी सॉन्ग ने अपनी आंखें घुमाई और मेज पर रखे अन्य 2 नीले दस्तावेज फेंक दिए। वहीं रुकें, यहाँ 2 और पितृत्व परीक्षण हैं। आप स्वयं देख लें। सॉन्ग चेन अपनी जगह पर रुक गया। वह नीचे झुका और जमीन पर पड़े 2 नीले दस्तावेज उठाए। उसने उन्हें एक एक करके खोला। प्रत्येक दस्तावेज के अंत में लाल मुहर के साथ 4 बड़े शब्द थे, संबंधित रक्त की पुष्टि। इस बार सॉन्ग चेन पूरी तरह से अवाक रह गया। उन्होंने दोनों दस्तावेजों को ध्यान से देखा। इससे पता चला कि वह और गूचू वास्तव में पिता और बेटी थे। गूचू उनकी बेटी थी। सॉन्ग चेन ने अपनी उंगलियों को रगड़ा। दादाजी, क्या हो रहा है? दादाजी सॉन्ग ने कंधे उचकाए। उसके चेहरे पर उदास भाव बिना किसी निशान के लंबे समय तक गायब हो गया था। उसने अपना हाथ लहराया और गु मानक्सी, जो कोने में छिपा हुआ था, धीरे से बाहर चला गया। सॉन्ग चेन पूरी तरह से अवाक रह गया। मैंक्सी यहाँ क्यों थी? दादाजी क्या चाल चल रहे थे? दादाजी सॉन्ग जोर से हंसे और अपनी दाढ़ी को सहलाया। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? यह छोटी सी चाल मुझे बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना सकती। यह पता चला कि दादाजी सॉन्ग ने गूचू और सॉन्ग चेन के नमूने विश्लेषण के लिए अस्पताल भेजे थे। अगले दिन नतीजे सामने आए और पता चला कि दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था। दादाजी सॉन्ग एक चतुर व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया। वह जानता था कि राजधानी में कई लोग गुप्त रूप से गूचू को देख रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने रिपोर्ट के साथ कुछ किया हो। यहाँ तक चेंग का निजी अस्पताल, जिसकी राजधानी में सबसे अच्छी गोपनीयता थी, यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वहाँ बुरे इरादे वाले लोग होंगे। चतुर बूढ़े व्यक्ति ने गूचू और सोंग चेन के डीएनए नमूने अन्य 2 अस्पतालों में भेजे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए लोगों को भेजा। 2 पितृत्व परीक्षणों के परिणामों से पता चला कि गूचू और सोंग चेन पिता और बेटी थे। ओल्ड मास्टर सॉन्ग चतुर था और जानता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोंग चेन और गु मानक्सी को अपने रिश्ते को सुधारने में मदद करने के लिए 3 पितृत्व परीक्षणों का उपयोग करने की योजना बनाई। इस प्रकार ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने सबसे पहले गु मानक्सी को आमंत्रित किया और उसे 3 पितृत्व परीक्षणों के परिणामों के बारे में संक्षेप में बताया। ओल्ड मास्टर सॉन्ग ने यह भी कहा, मेरी बेटी, मुझे पता है कि हमारा सॉन्ग चेन एक कमीना हुआ करता था, लेकिन वह वास्तव में तुमसे प्यार करता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो किनारे पर छिप जाएं और पितृत्व परीक्षण के परिणामों पर सॉन्ग चेन की प्रतिक्रिया देखने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। गु मानक्सी को संदेह हुआ और वह कोने में इंतजार करने लगी। उसने देखा कि सॉन्ग चेन देर से आया। उसने सॉन्ग चेन के चेहरे पर खुशी, गुस्सा, दुख और खुशी देखी। जब उसने सुना कि सोंग चेन सोंग परिवार और चेन क्विंगयुन को छोड़कर उसके साथ रहना चाहेगी, तो गु मानक्सी के दिल में 6 साल से मौजूद गांठ और अलगाव अचानक गायब हो गया। पहली बार उसे सचमुच एहसास हुआ कि सॉन्ग चेन वास्तव में पूरे दिल से उनके रिश्ते का ख्याल रख रहा था। वो अब उतना दबंग और अत्याचारी नहीं रहा, जितना 6 साल पहले था। उनमें मानवीय भावनाएं थीं। वो उससे प्यार करता था और अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। गु मानक्सी को याद आया कि उसकी दत्तक माँ ने क्या कहा था।
जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करता है वो आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार होगा और आप भी अफवाहों को नजरअंदाज कर उसके साथ रहने को तैयार होंगे। सॉन्ग चेन, जो हमेशा शांत और आत्मविश्वासी रहता था, जब उसने गु मानक्सी को आते देखा तो थोड़ा भ्रमित हो गया। मैं मैंक्सी। गु मानक्सी को हल्की खांसी हुई और उसके कान थोड़े लाल थे। चूचू, हमेशा से हमारा बच्चा रहा है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। अगर यह सच नहीं होता कि दादाजी सॉन्ग अभी भी मौजूद थे, तो सॉन्ग चेन दौड़कर आ जाता और खुशी से गु मानक्सी को गले लगा लेता। वो उसे खुशी से घुमाता और अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसे किस करता। दादाजी सॉन्ग खुश थे, उनकी निगाहें सॉन्ग चेन और गु मानक्सी के बीच घूम रही थीं। उन दोनों के बीच भावनाएं काफी गर्म हो रही थीं। गु मानक्सी सोन चेन को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसे चिंता थी कि वो उससे ईमानदारी से प्यार नहीं करता था। सॉन चेन को गु मानक्सी नहीं मिल सका क्योंकि उसने चेन क्विंगयुन पर बहुत अधिक समय बर्बाद किया था। अब जब बाधा दूर हो गई, तो उन दोनों को एक दूसरे की भावुक भावनाओं का सामना करना पड़ा। दादाजी सॉन्ग ने अपने दिल में आह भरी। मुझे अभी भी इन युवाओं की बाधा दूर करने में मदद करनी है। सॉन्ग चेन की संदिग्ध बुद्धि के साथ, लड़की को पाने के लिए उसे 3 से 5 साल का समय देना भी पर्याप्त नहीं होगा। बूढ़े लोग हमेशा अधिक अनुभवी होते थे। सॉन्ग चेन, मेरी बात सुनो। दादाजी सॉन्ग ने चाय की चुस्की ली और इत्मीनान से उन्हें याद दिलाया, किसी ने पहली पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट में हस्तक्षेप किया था। अगर मैं थोड़ा भ्रमित होता और इस पर विश्वास करता, तो पर्दे के पीछे का व्यक्ति अपना लक्ष्य हासिल कर लेता। सौभाग्य से, दादाजी सॉन्ग तेज तर्रार थे। वो अतिरिक्त सावधानी बरत रहा था और दोबारा परीक्षण कराने के लिए दूसरे अस्पताल में चला गया। सॉन्ग चेन ने गंभीरता से कहा, मैं जांच करूंगा। चेंग परिवार का निजी अस्पताल चेंग परिवार का क्षेत्र था और इसका कड़ाई से प्रबंधन किया जाता था। जो कोई भी चेंग परिवार के मामलों में छेड़छाड़ कर सकता है, उसे थोड़ी जांच से पाया जा सकता है। दादाजी सॉन्ग ने उन्हें याद दिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी कौन था, चुचू अभी भी मेरी अनमोल परपोती है। पर्दे के पीछे का व्यक्ति शातिर है। आपको उन्हें सबक सिखाना होगा। नर्म दिल मत बनो। हाँ, दादाजी। सॉन्ग चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दरअसल, सॉन्ग चेन के दिल में पहले से ही एक संदिग्ध था। इसकी पुष्टि के लिए उसे केवल जांच की जरूरत थी। दुनिया बहुत बड़ी थी, और उसकी पत्नी और बच्चे का महत्व सर्वोपरि था, चाहे कुछ भी हो। इसकी वजह से उसने अपनी पत्नी और बच्चे को लगभग खो दिया था। यह एक अक्षम्य अपराध था। ठीक है। मुझे अब अंगूरों को छांटना है। दादाजी सॉन्ग ने उसे भगाने के लिए अपना हाथ लहराया। मैंक्सी के पास आज भी काम है। तुम जाओ और उसे विदा करो। मैंक्सी एक अच्छी लड़की है। उसे अच्छे से पालो। गु मानक्सी के कान लाल हो गए। सॉन्ग चेन के कान भी लाल हो गए। वे दोनों एक साथ चले गए। दादाजी सॉन्ग मुस्कुराए और उन्होंने कैंची उठाए और बैंगनी अंगूरों का एक गुच्छा काट दिया। सॉन्ग चेन गु मानक्सी को हेंगडियन वापस भेजने के लिए तैयार था। सोंग परिवार के घर के प्रवेश द्वार पर, सोंग चेन रुका और खांसने लगा। मानक्सी, मैंने आज जो कहा वह सच है। गु मानक्सी और सोंग चेन कई सालों से उलझे हुए थे, लेकिन मानक्सी ने इतना शर्मीला सोंग चेन कभी नहीं देखा था। गु मानक्सी के पास शब्द नहीं थे। उसके पतले हाथ आपस में जुड़ गए और धीरे से कहा, हाँ, मैंने सब कुछ सुना। सोंग चेन ने अपनी किस्मत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो फिर हम शादी कब कर रहे हैं? हम पहले प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा होता है कि आप अगले सोमवार को फ्री होते हैं। गु मानक्सी ने उसकी ओर घूर कर देखा। यह बहुत तेज है। सोंग चेन ने इसके बारे में ध्यान से सोचा। ऐसा लग रहा था कि प्रगति कुछ ज्यादा ही तेज थी। गु मानक्सी अब पूरी तरह से अपने करियर पर केंद्रित थी। उन्होंने अपना सारा समय स्टूडियो में फिल्मांकन में बिताया। कभी कभी वो विज्ञापन और समर्थन भी लेती थी। उनका करियर फलता फूलता कहा जा सकता है। एक दिन वो फिल्म क्वीन बन जाएगी। तो फिर हम पहले हाथ क्यों नहीं पकड़ते?
सॉन्ग चेन ने पूछा। गु मानक्सी अपना हाथ बढ़ाने से पहले 2 सेकंड के लिए झिझकी। सॉन्ग चेन ने एक बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़ रखा था। जिन 2 वयस्कों का एक बच्चा भी हो चुका था, उन्होंने आखिरकार अपने बीच की गलतफहमियां सुलझा ली। अब वे वास्तव में स्कूल में युवा किशोरों की तरह थे। वे गुपचुप तरीके से रिलेशनशिप में थे। सिर्फ हाथ पकड़ने से दोनों शर्मा सकते हैं। 6 साल पहले, जब वे दोनों एक साथ थे, तब वे कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। बैठक का स्थान मूलतः बिस्तर पर था। शुरू से ही यह एक जोशीला टकराव था। बटलर ने सॉन्ग चेन की लग्जरी कार को पार कर दिया और फिर कुछ न देखने का नाटक किया और वहां से खिसक गया। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, सॉन्ग चेन गु मानक्सी को कार में ले आया। कार स्टार्ट नहीं हुई। सॉन्ग चेन ने अपनी आंखों के कोने से गु मानक्सी के शांत और सुंदर चेहरे को देखा, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं उसे किस करना चाहता हूँ। गु मानक्सी ने खिड़की से बाहर देखने का नाटक किया। चलो, मुझे अभी भी 2 घंटे में फिल्मांकन करना है। सॉन्ग चेन ने अपनी सीट बेल्ट बांधी और अचानक गु मानक्सी की तरफ चला गया। उसके पतले होंठ गु मानक्सी से केवल 1 सेंटीमीटर की दूरी पर थे, और वे चूमने ही वाले थे। माँ, अंकल सॉन्ग। दोनों वयस्क तुरंत अलग हो गए, और गु मानक्सी सीधी बैठ गई। सॉन्ग चेन तुरंत 18 साल के लड़के से 25 साल के परिपक्व व्यक्ति में बदल गया। उनकी हर हरकत एक बार फिर दबंगई वाली थी। उसकी भौहें तीखी थीं और उसकी आभा भयावह थी। उसकी आंखों से तेज रोशनी झलक रही थी। गूचू कार की खिड़की पर झुका हुआ था। उसकी बड़ी, साफ आंखें झपकी, और उसने बचकानी आवाज में पूछा, माँ, आप और अंकल सॉन्ग क्या कर रहे हैं? क्या आप चुंबन करने जा रहे हैं जैसे वे टीवी पर करते हैं? सॉन्ग चेन। नो माउथ फेस, नो माउथ फेस, फ्यू डेडपैन फेस गु मानक्सी। नो माउथ फेस, नो माउथ फेस, डेडपैन फेस, एक्सप्रेशनलेस फ्यू। दोनों वयस्क उस समय शर्मिंदा हो गए जब उनके अपने बच्चे ने अचानक उन्हें पकड़ लिया। गु छू के मुंह के कोने मुड़ गए। उसे किसी असामान्य चीज की गंध आ रही थी। माँ, जो आमतौर पर अपने पिता की उपेक्षा करती थी, वास्तव में उसके सुंदर चेहरे पर एक संदिग्ध लाली थी। और उसके पिता, जो आमतौर पर सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करते थे, वास्तव में मां को चूमने के लिए आगे बढ़े। गु मानक्सी ने कार का दरवाजा खोला और गूचू को ले जाने के लिए नीचे झुका। चूचू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? गूचू ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास है। माँ, विषय मत बदलो। आप और अंकल सॉन्ग कार में क्या कर रहे हैं? गु मानक्सी को पता नहीं था कि वह कैसे उत्तर दे। वह केवल सोंग चेन को एक नजर भेज सकती थी, जल्दी करो और बच्चे को समझाओ। सॉन्ग चेन कार से बाहर निकला और लिन जियाओझो का अभिवादन करने के लिए सिर हिलाया। फिर वह शांति से गु मानक्सी और गु छू के पास चला गया। उसने निर्विवाद स्वर में समझाया, अंकल सॉन्ग चुचू की मां को सीट बेल्ट बांधने में मदद कर रहा है। आपको गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट बांधना होगा, अन्यथा यह सुरक्षित नहीं है। गुच्छू, क्या आपको लगता है कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ? यदि मैं 2 सेकंड बाद आता, तो क्या आप दोनों मेरे छोटे भाई या बहन को कार में बैठाने की योजना बनाते? हालांकि गु मानक्सी और सोंग चेन के बीच की स्थिति को देखते हुए उनके रिश्ते में काफी सुधार हुआ था। गुच्छू चिंतित थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। चूचू दादाजी सॉन्ग की तलाश में आया था। दादाजी सॉन्ग के घर पर अंगूर पकने वाले हैं। चूचू अंकल के लिए घर पर खाने के लिए कुछ अंगूर चुनना चाहता है। गुच्छू ने इसे देखा और इसे उजागर नहीं किया, जिससे 2 वयस्कों का सामना करना पड़ा। गु मानसी ने धैर्यपूर्वक गूचू को सावधान रहने की याद दिलाई और गूचू के छोटे से चेहरे को चूम लिया। तभी वह अनिच्छा से सॉन्ग चेन के पीछे पीछे फिल्मांकन बेस तक चली गई। लग्जरी कार के चले जाने के बाद गूचू ने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने मोड़ लिया और एक छोटे वयस्क की तरह लग रही थी। उसने लिन जियाओझो से कहा, भाई जियाओझो, क्या अंकल सॉन्ग मेरे पिता बनना चाहते हैं? लिन जियाओझो ने अपना सिर खुजलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह गूचू को कैसे समझाए।
इसके अलावा झाओ को सॉन्ग चेन पसंद नहीं था, इसलिए लिन जियाओझो उसकी मदद नहीं कर सका। हो सकता है, लिन जियाओझो ने कहा। गू छू ने कंधे उचकाए और लिन जियाओझो के साथ सॉन्ग निवास में प्रवेश किया, एक अच्छी पुरानी बातचीत के लिए ओल्ड मास्टर सॉन्ग की तलाश में। राजधानी हवाई अड्डा। संयुक्त राज्य अमेरिका से चीन की उड़ान के लिए वीआईपी मार्ग पर एक खूबसूरत महिला अपने अंगरक्षकों द्वारा संरक्षित हीरे की ऊंची एड़ी और मिंक फर में उत्सुकता से बाहर निकली। कैसा है? क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? महिला ने पूछा। सहायक दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा और थोड़ा सिर हिलाया। मैडम, आपके बताए सुराग से हमें उस महिला की लोकेशन का पता चल गया है। जल्दी से मुझे उसके पास ले आओ। महिला की आंखें उत्साह से भर गईं, उसने अपने हाथ जोड़ लिए और खुद से बुदबुदाया, दीदी, आखिरकार मुझे आपका बच्चा मिल गया। उस समय आप घर से बिना सोचे भाग गए थे। मैंने आपको कितना भी मनाने की कोशिश की, आप नहीं माने। यह ठीक है। आपका अभी भी एक बच्चा है। मैं आपके लिए उसकी अच्छी देखभाल करूंगी। उस रईस महिला ने अपने आंसू पोंछे और अपने अंगरक्षकों की निगरानी में हवाई अड्डे से बाहर चली गई। वो हवाई अड्डे के बाहर लिमोजिन में चढ़ गई और तेजी से राजधानी की ओर चली गई। राजधानी, चेंग का निजी अस्पताल। चेंग क्विंगयुन बेचैन और उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ली ने उनके निर्देशों का पालन किया और गूचू और सोंग चेन के पितृत्व परीक्षण परिणामों को संशोधित किया। पितृत्व परीक्षण के परिणाम सोंग परिवार को भेजे गए, लेकिन लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। चेंग क्विंगयुन बेहद चिंतित और घबराई हुई थी। ओल्ड मास्टर सोंग एक चालाक बूढ़ा आदमी था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एहसास हो कि नतीजे गलत थे? लेकिन चेंग क्विंगयुन को यह जोखिम उठाना पड़ा। वो गूचू वास्तव में सोंग चेन का बच्चा था। सोंग परिवार के पास पहले से ही एक वारिस था। इसका मतलब यह था कि वह, चेंग क्विंगयुन, अपनी संपत्ति और स्थिति खो देगी जो पहुंच के भीतर थी। सोंग चेन द्वारा उसे बेरहमी से फेंक दिया जाएगा और वह पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन जाएगी। सोंग चेन की मंगेतर के रूप में स्थिति के बिना और उसकी सुरक्षा के बिना चेंग परिवार के वे अनियंत्रित नाजायज बच्चे संभवतः परेशानी पैदा करेंगे और उस पर अपना हाथ रखेंगे। चेंग क्विंगयुन डर के मारे एक गेंद में सिमट गई। चेंग परिवार भेड़ियों और बाघों का अड्डा था। उसका कुछ भी नहीं बचेगा। खट 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 वार्ड के दरवाजे पर दस्तक हुई। नज ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। मिस चेंग, अस्पताल निदेशक आपको आमंत्रित करते हैं। चेंग क्विंगयुन का दिल अचानक धड़क गया। अस्पताल निदेशक, वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं अस्पताल का एक वीआईपी मरीज हूँ। भले ही अस्पताल निदेशक मुझे ढूंढ रहे हों, उन्हें व्यक्तिगत रूप से वार्ड में मुझसे मिलने आना चाहिए। नज ने नकली मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे इसके बारे में नहीं पता। कृपया हमारे साथ आएं। डॉक्टर ली कहाँ हैं? चेंग क्विंगयुन को और अधिक बेचैनी महसूस हुई। डॉक्टर ली सुबह चले गए और काफी देर तक वार्ड में नहीं लौटे। नज मुस्कुराई। डॉक्टर ली भी निदेशक के कार्यालय में हैं। मिस चेंग, आपको निदेशक के कार्यालय जाना होगा। दरवाजे के बाहर दो लंबे और हृष्ट-पुष्ट अंगरक्षक थे। यदि चेंग क्विंगयुन ने कोई भी जल्दबाजी में कदम उठाया, तो वे कार्रवाई करेंगे। चेंग क्विंगयुन ने भागने की हिम्मत नहीं की। उसने अवचेतन रूप से अपने पहने हुए रूबी हार को पकड़ लिया और वार्ड से बाहर चली गई। डायरेक्टर के ऑफिस का माहौल काफी निराशाजनक था। चेंग क्विंगयुन घबराकर अंदर चला गया। पुराने निर्देशक सम्मानपूर्वक बगल में खड़े थे और डॉक्टर ली भी वहां थे। जब उन्होंने चेंग क्विंगयुन को देखा, तो डॉक्टर ली के चेहरे पर अनिच्छा का भाव दिखाई दिया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सके। चमड़े की कुर्सी के बीच में चेंग परिवार का युवा मुखिया चेंग क्यूई बैठा था। जब उसने चेंग क्यूई को देखा, तो चेंग क्विंगयुन के शरीर में खून जम गया और वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने डॉक्टर ली से गूचू के पितृत्व परीक्षण में छेड़छाड़ करवाई थी और इसका पता चल गया था। चेंग क्यूई अपने जीवन में उपद्रव बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके अस्पताल में डॉक्टर और मरीज मिले हुए थे,
और चेंग क्यूई ने इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। चेंग क्विंगयुन का शरीर हिल गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसे नाजायज बच्चों के लिए चेंग क्यूई द्वारा स्थापित विशेष वार्ड में प्रवेश करना पड़ सकता है और उसे अंतहीन भयानक यातना का शिकार होना पड़ेगा। देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। चेंग क्यूई ने अपने खूबसूरत पैर क्रॉस कर लिए। उसने आज काला सूट पहना हुआ था और उसके होठों के कोने ठंडे और पतले थे। उसकी आंखें एक अस्पष्ट रोशनी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चेंग क्विंगयुन के अंदर देखना चाहता था और उसे जला देना चाहता था। चेंग क्विंगयुन ने अपने दांत पीस लिए और उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। डॉक्टर ली ने दूसरी ओर देखा। चेंग क्यूई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसकी मुस्कान ने उसे कंपा दिया। मैंने तुम्हें गूचू को न छूने की चेतावनी दी थी। तुमने मेरी बात नहीं सुनी और रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने के लिए डॉक्टर ली के साथ मिलीभगत की। चेंग किंगयुन का चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, यह सब खत्म हो गया। चेंग क्विंगयुन को उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसे अंत में दंडित किया वह सोंग चेन और दादाजी सोंग नहीं, बल्कि उसका सौतेला भाई था। चेंग क्यूई लंबे समय तक चेंग परिवार के नियंत्रण में नहीं था और उसके तरीके तेज और निर्णायक थे। जिन लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उससे झूठ बोला, उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। युवा मास्टर चेंग, मैं ही वह व्यक्ति था जिसने रिपोर्ट में छेड़छाड़ का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर ली को चेंग क्यूई के तरीकों के बारे में पता था। उस खूबसूरत युवक की त्वचा के नीचे एक काला और भयानक शैतान का दिल था। केवल 1 या 2 वर्षों में पूरे चेंग परिवार को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए उसके हाथों में कभी भी खून की कमी नहीं थी। अगर चेंग क्विंगयुन ने किसी ऐसे व्यक्ति को छुआ जिसे नहीं छुआ जाना चाहिए, तो उसका भाग्य दयनीय था। डॉक्टर ली दोष लेना चाहते थे। चेंग क्यूई ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को भी जाने नहीं दूंगा। चेंग क्यूई ने मेज पर दस्तक दी। अपने पिछले जीवन में वह एक अभियोजक था जो खून से सना हुआ था। वह सबसे अच्छी तरह जानता था कि किसी व्यक्ति को कैसे प्रताड़ित किया जाए। डॉक्टर ली खेलना चाहते थे, इसलिए वह उन दोनों को एक साथ अस्पताल में रहने दे सकते थे। चेंग क्विंगयुन का शरीर कांप उठा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई हो। हालांकि वह अभी भी संघर्ष करना चाहती थी और अनिच्छा से कहा, चेंग क्यूई, मैं सोंग चेन की मंगेतर हूँ। तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की हिम्मत मत करो। चेंग क्यूई ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने अपना फोन पलटा और उसे एक घोषणा मिली जो बहुत पहले नहीं की गई थी। चेंग क्यूई ने कहा, दुर्भाग्य से, मिस्टर सोंग ने अभी घोषणा की है कि वह आपके साथ अपनी सगाई तोड़ रहे हैं। घबराहट में अपना फोन निकालते ही चेंग क्विंगयुन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। सोंग ग्रुप के सीईओ द्वारा की गई घोषणा को दोबारा छापते हुए राजधानी में खबरें तेजी से फैल रही थीं। सोंग चेन ने कुछ ही शब्दों में 6 साल तक चली सगाई को रद्द करने की घोषणा की। असंभव, सोंग चेन ने मुझसे रद्दीकरण का जिक्र नहीं किया। वह अपनी मर्जी से शादी कैसे रद्द कर सकता है? चेंग क्विंगयुन पागल हो रहा था। एक पल में ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया ने त्याग दिया हो। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था उन्होंने उसे छोड़ दिया था। भयावह और काली हकीकत का सामना करते हुए वह अकेली रह गई थी। चेंग क्यूई ने लापरवाही से कहा, मूल रूप से, मिस्टर सोंग आपके साथ शांतिपूर्वक रद्दीकरण पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि जब उसे पता चला कि आपने पितृत्व परीक्षण के साथ छेड़छाड़ की है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और आपको दोबारा नहीं देखना चाहता था। एक बच्चे के रूप में अपने जीवन को बचाने की खातिर सोंग चेन मूल रूप से चेंग क्विंगयुन के साथ विलोपन पर चर्चा करने के लिए अस्पताल आना चाहता था और चेंग क्विंगयुन के सभी चिकित्सा खर्चों को वहन करना जारी रखने के लिए तैयार था। हालांकि चेंग क्यूई ने सोंग चेन को रोका और उसे एक और बात बताई। चेंग क्यूई ने पिछले कुछ वर्षों में चेंग क्विंगयुन की मेडिकल रिपोर्ट की जांच की। अजीब बात यह है कि चेंग क्विंगयुन को कोई जन्मजात हृदय रोग नहीं था। वह स्वस्थ थी,
लेकिन कुछ विशेष कारणों से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ली ने उसके लिए कवर किया और उसकी गंभीर बीमारी की कई रिपोर्टें बनाईं। चेंग क्विंगयुन बीमार होने का नाटक कर रहा था। सच्चाई जानने के बाद सोंग चेन काफी समय तक चुप रहा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके दादाजी ने क्या कहा था। यह महिला साधारण नहीं थी। सोंग चेन अब चेंग क्विंगयुन को नहीं देखना चाहता था। चेंग क्विंगयुन ने कई वर्षों तक उससे झूठ बोला था। सौम्य और दयालु चेंग क्विंगयुन की धारणा यह थी कि वह दिखावा करने में अच्छा था। उसने गु मानक्सी और गु चू को बार बार फंसाया था। सोंग चेन ने उसके साथ सभी संबंध तोड़ने का निर्णायक निर्णय लिया। उन्होंने शादी को रद्द करने की घोषणा की और चेंग क्विंगयुन को दी जाने वाली सभी सहायता राशि काट दी। यदि चेंग क्विंगयुन ने अपना मन बदलने से इनकार कर दिया और फिर भी उससे मिलने की हिम्मत की, तो सोंग चेन को धोखाधड़ी के लिए जेल भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप बकवास कर रहे हैं। सोंग चेन मुझसे प्यार करता है। वह मुझे नहीं छोड़ेगा। चेंग क्विंगयुन ने उन्मादी ढंग से अपना सिर हिलाया। उसे विश्वास नहीं हुआ। चेंग क्विंगयुन लड़खड़ाकर बाहर हो गए। वो खुद को समझाने के लिए सोंग चेन को ढूंढना चाहती थी। शादी रद्द मत करो। अगर उसने सोंग चेन को छोड़ दिया, तो वो कुछ भी नहीं बन जाएगी। युवा मास्टर, क्या आप उसका पीछा करना चाहते हैं? अस्पताल के निदेशक ने पूरा दृश्य देखा और चुपचाप अपना सिर हिला दिया। चेंग क्यूई ने कंधे उचकाए। कोई जल्दी नहीं है। चेंग क्विंगयुन ने सोंग परिवार और चेंग परिवार का संरक्षण खो दिया था। राजधानी में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। चेंग क्यूई मूल उपन्यास में इस शातिर महिला से नफरत करती थी। उसने परोक्ष रूप से गु मानक्सी और गु चू की मौत का कारण बना, जिससे कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। लेकिन मूल उपन्यास के अंत में चेंग क्विंगयुन वास्तव में जीवित और स्वस्थ था, अरबों की पारिवारिक संपत्ति पर बैठा था। भले ही उसने सोंग चेन से शादी नहीं की, फिर भी उसने विदेश में एक सुंदर और अमीर टाइकून से शादी की और उसके बच्चे पैदा किए। निधन से पहले वह 80 वर्ष से अधिक समय तक जीवित रही। चेंग क्विंगयुन ने हर तरह के बुरे काम किए थे, लेकिन उसका अंत अच्छा हुआ। दुष्ट लोग सदैव कैसे जीवित रह सकते हैं? उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। चेंग क्विंगयुन ने अस्पताल का गाउन पहना और सोंग एंटरटेनमेंट की ओर पागलों की तरह दौड़ पड़ी। वह सोंग चेन को ढूंढना चाहती थी। वह सगाई नहीं तोड़ सकती थी। वह सगाई नहीं तोड़ सकती थी। यह सब गु मानक्सी की गलती थी। उसने सोंग चेन की आंखें अंधी कर दी थीं। कई साल पहले सोंग चेन को स्पष्ट रूप से उसका रूबी हार पहनना पसंद आया था। चेंग क्विंगयुन पहले एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण महिला नहीं थी। क्योंकि सोंग चेन को सौम्य महिलाएं पसंद थीं, इसलिए उन्होंने अपने स्वभाव को छुपाया और कुलीन शिष्टाचार सीखा, जिससे खुद को एक सौम्य और सुंदर महिला बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब वह आखिरकार एक सौम्य और सुंदर मुखौटा पहन सकी, तो सोंग चेन के पास पहले से ही गु मानक्सी थी। गु मानक्सी की सज्जनता और दयालुता को छुपाने की जरूरत नहीं थी। वह इसी तरह पैदा हुई थी। चेंग क्विंगयुन उसके सामने एक बदसूरत बत्तख का बच्चा बन गई। वह आश्वस्त नहीं थी। उसने गु मानक्सी को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सोंग चेन ने अभी भी उसे अपने दिल में नहीं रखा। अब सोंग चेन वास्तव में सगाई तोड़ना चाहता था। मुझे अंदर आने दो। चेंग क्विंगयुन इमारत के सामने आई और 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। चेंग क्विंगयुन ने अपने पैर पटक दिए। मैं सोंग चेन की मंगेतर हूँ। मुझे अंदर आने दो। सोंग चेन, बाहर आओ। मेरा स्पष्टीकरण सुनो। मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता हूँ। उस कुतिया से धोखा मत खाओ। चेंग क्विंगयुन ने नीले रंग का हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था। उसका चेहरा सादा था और बाल बिखरे हुए थे। उसका स्वभाव किसी कुलीन महिला जैसा बिल्कुल नहीं था। वह सड़क के किनारे एक पागल औरत की तरह लग रही थी। उसकी आवाज तेज और टूटी हुई थी, जिसने कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। दोनों सुरक्षा गार्डों ने एक दूसरे की ओर देखा और चेंग क्विंगयुन को दूर कोने में खींच लिया। चेंग क्विंगयुन रो रही थी और नखरे दिखा रही थी। वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी। एक सुरक्षा गार्ड ने शिकायत की।
कुछ तो गरिमा रखो। सीईओ ने कहा कि वह तुम्हें नहीं देखेंगे। तुम क्यों रो रही हो और नखरे दिखा रही हो? आप दोनों नीच लोग सोंग चेन के साथ मेरे रिश्ते पर टिप्पणी करने के लायक नहीं हैं। चेंग क्विंगयुन की आंखें फटी रह गईं और उन्होंने उन्हें कठोरता से डांटा। तुम पेशाब करके अपने आप को क्यों नहीं देखते? तुम सुरक्षा कर्मी हो। दोनों सुरक्षा गार्डों ने अपने दांत पीस लिए और चेंग क्विंगयुन को और भी अधिक नीची दृष्टि से देखा। असभ्य और अपशब्दों से भरा हुआ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रेसिडेंट सोंग उसके साथ सगाई तोड़ना चाहता था। इस तरह की महिला, भले ही उसे कूड़े में फेंक दिया जाए, कोई भी उसे नहीं चाहेगा। अरे, क्या यह हमारी नेक मिस चेंग नहीं है? एक परिवर्तनीय सड़क के किनारे रुकी। उसमें 3 खूबसूरत औरतें थीं जो अभी अभी शॉपिंग करके लौटी थीं। उसने अभी भी अस्पताल के कपड़े पहने हुए हैं। क्या वह मानसिक अस्पताल से भाग सकती थी? मिस चेंग हमें हेय दृष्टि से देखती थीं। अब जब स्थिति बदल गई है, मिस चेंग पुनर्चक्रण योग्य कचरा नहीं बन गई हैं। हा, सोंग चेन के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। हा, तीनों सोशलाइटों को चेंग क्विंगयुन कभी पसंद नहीं आया। आमतौर पर चेंग क्विंगयुन ने सोंग चेन की मंगेतर के रूप में अपनी स्थिति का इस्तेमाल घमंडी और दबंग होने के लिए किया। अब चूंकि उसने उनकी सुरक्षा खो दी थी, वह एक आवारा कुत्ते की तरह थी जिसे कोई भी लात मार सकता था। चेंग क्विंगयुन की आंखें लाल थीं और वह जोर से चिल्लाई, दफा हो जाओ। तीनों समाजवादियों ने उसका मजाक उड़ाया और हंसते हुए चले गए। चेंग क्विंगयुन अचंभित होकर उठ खड़ा हुआ। वह सोंग एंटरटेनमेंट के करीब नहीं पहुंच सकी, इसलिए वह लड़खड़ा गई और उसे नहीं पता था कि कहां जाना है। वह स्तब्ध होकर उन दिनों को याद करने लगी जब वह कई साल पहले झुग्गियों में थी। उसकी मां का निधन हो गया था और उसके पिता नहीं आए थे। वह किराए के सनकरे मकान में अकेली थी और वह इतनी भूखी थी कि उसका चेहरा पीला और क्षीण हो गया था। उसी बिल्डिंग के गुंडे हमेशा उसे परेशान करना पसंद करते थे। उनकी बातें अश्लील थीं और जिस घर में वह रहती थी वह गंदा और बदबूदार था। जीवित रहने के क्रम में वह गंदी और बदबूदार हो गई थी। अकेले अंधेरे कमरे में छिपकर उसने पके हुए जूड़े को कुतर दिया और लकड़ी की खिड़की से गिरती चांदनी को देखा। जीवित रहने के लिए उसने चोरी करना सीखा। चेंग क्विंगयुन ने बहुत सी चीजें चुराईं। उसे पकड़ा गया और पीटा गया, लेकिन कम से कम वह बच गई। एक दिन वो शहर के एक घर में घुस गई और बेचने के लिए एक रूबी हार चुरा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रूबी हार उसकी जिंदगी बदल देगा। उसके पिता, जो काफी देर से गायब थे, देर से आए। एक खूबसूरत युवक ने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं काफी समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सब कुछ गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे यह एक सपने के अलावा कुछ नहीं है। चेंग क्विंगयुन ने माणिक हार को अपनी गर्दन पर लटका लिया और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने अपने भाग्य को स्वीकार नहीं किया। स्थिति को बदलने का कोई तरीका होना चाहिए। चेंग क्विंगयुन ने अपने दांत पीस लिए और अपने पिता की तलाश करने का फैसला किया। आखिरकार वह चेंग कयुवान की बेटी थी। शायद उसके पिता उसे बचा लेंगे। चेंग क्विंगयुन ने अपनी अद्भुत इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार उस आलीशान होटल को ढूंढ लिया जहां उसके पिता अस्थायी रूप से अंधेरे के बाद रह रहे थे। वह भूमिगत गैराज में चली गई और प्रेसिडेंशियल स्वीट ढूंढने के लिए लिफ्ट में चढ़ गई, जहां उसके पिता थे। खटखटाओ, खटखटाओ पिताजी, दरवाजा खोलो। यह मैं हूँ। कृपया मुझे बचाएं। चेंग किंगयुन ने हताश होकर स्वीट का दरवाजा खटखटाया। चेंग कायुवान उसकी आखिरी उम्मीद थी। यदि चेंग कायुवान उसे बचा नहीं पाती, तो उसे चेंग क्यूई द्वारा एक विशेष वार्ड में बंद कर दिया जाता और लंबे समय तक प्रताड़ित किया जाता। चेंग क्यूई शैतान था और क्यू और नरक था। वह नरक में जाने के बजाय मरना पसंद करेगी। भगवान कितना अन्यायी था। उस कुतिया गू मानक्सी को बिना किसी प्रयास के सोंग चेन का प्यार कैसे मिल सकता है? और सोंग चेन ने उसे पूरी तरह से त्याग दिया क्योंकि उसने एक छोटी सी गलती की थी। भगवान अन्यायी थे। भाग्य अनुचित था। पिताजी, दरवाजा खोलो। मुझे बचा लो। 1 मिनट बाद होटल का दरवाजा खुला।
चेंग काइयुआन ने अपनी कमर पर केवल एक सफेद तौलिया लपेटा हुआ था। उसके शरीर पर तेज इत्र की गंध और एक चमकीला लाल निशान था। चेंग काइयुआन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और हौंफने लगा। ओह, ये तुम हो? क्या बात है? चेंग क्विंगयुन लगभग घुटने टेक बैठे। पिताजी, सॉन्ग चेन ने मुझसे सगाई तोड़ दी। चेंग क्यूई मुझे मारना चाहता है। कृपया मुझे बचाएं। चेंग, क्या तुमने आज रात किसी अन्य महिला को बुलाया? दरवाजे के पीछे से एक मोहक आवाज आई। उग्र लाल होंठों वाली महिला वहां आई और चेंग क्विंगयुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, वह गंदी है। मैं उसे अपने साथ नहीं चाहती। चेंग काइयुआन ने कहा, यह मेरी बेटी है। अपनी बेटी? खूबसूरत महिला ने उत्सुकता से कहा, आह, यह बच्चा बहुत दयनीय है। चेंग, मैं तुम्हारे लिए भी एक बेटी को जन्म देना चाहती हूँ। वह निश्चित रूप से उससे अधिक सुंदर होगी। चेंग काइयुआन जोर से हंसा और महिला को फ्रांच किस देने के लिए अपना सिर घुमाया। चेंग क्विंगयुन बेहद चिंतित थे। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। पिताजी, चेंग काइयुआन ने पलट कर देखा और उसके अभी भी सुंदर चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कान दिखाई दी। किंग युन, क्या आप जानते हैं, मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। चेंग किंग युन के आंसू बह रहे थे। चेंग काइयुआन ने कहा, आप खुद को छिपाने में अच्छे हैं। आप चतुर और बुद्धिमान हैं। चेंग क्यूई के बदलने से पहले, मैं हमेशा आपको चेंग परिवार का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। चेंग किंगयुन जमीन पर जड़ जमाए खड़ा था। लेकिन तुम वर्तमान को देखो। कितना नाजुक, कितना दयनीय, बेचारे छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह है। चेंग काइयुआन ने आगे बढ़कर चेंग क्विंगयुन के पीले छोटे चेहरे को छुआ और अंतहीन अफसोस महसूस करते हुए कहा, हमारे चेंग परिवार में हर कोई या तो बाघ है या भूखा भेड़िया है। हमें बिल्ली के बच्चे की जरूरत नहीं है। पिताजी, अच्छे बनो, केवल एक मजबूत बच्चा ही मेरा बच्चा बनने के योग्य है। चेंग काइयुआन की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने चेंग क्विंगयुन को बेरहमी से थप्पड़ मारा था। तुम योग्य नहीं हो। चेंग काइयुआन ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। चेंग क्विंगयुन जमीन पर गिर पड़ी। उसे पूरी तरह से छोड़ दिया गया। परेशान चेंग क्विंगयुन को उसके पिता द्वारा बुलाए गए होटल सुरक्षा गार्ड ने बाहर खींच लिया। यह स्वर्ग से नरक तक एक बहुत बड़ी गिरावट थी, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन उसे नहीं लगा कि उसकी गलती है। क्या पैसे और ताकत के पीछे भागना गलत था? क्या झुग्गियों में न रहना गलत था? शीर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार दूसरों को मारना उसका सही था। लोग ऊंचे चढ़ने वाले प्राणी थे। पानी नीचे तक बह गया और लोग ऊपर चले गए। आधी रात को ठंड थी और बारिश हुई। चेंग क्विंगयुन घबरा गया था और उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। इतनी बड़ी राजधानी में सचमुच उसके खड़े होने की कोई जगह नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में खुद को बचाने के लिए उसने जो आखिरी तुरुप का इक्का गुप्त रूप से तैयार किया था, वह लंबे समय तक सामने नहीं आया था। उसकी जेब में रखे फोन की बीप बजने लगी। उसने इसे खोला और देखा कि यह काओ युएझी का फोन था। चेंग क्विंगयुन ने दुखी होकर सोचा कि इस समय केवल काओ युएझी ही उसे याद करते हैं। किंग युन, मैंने अभी अभी विज्ञापन का फिल्मांकन पूरा किया है और विज्ञापन रद्द करने की घोषणा देखी है। क्या हो रहा है? काओ युएझी की चिंतित आवाज सुनाई दी। चेंग क्विंगयुन बस स्टॉप के नीचे बेंच पर बैठी थी, उसकी पलकें गीली थीं। गु चू सोन चेन का बच्चा है। सोन चेन केवल गु मानक्सी चाहता है। क्या वहां बारिश हो रही है? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। काओ युएझी ने बारिश की तेज तेज आवाज सुनी। किंग युन, बहकावे में मत आओ। तुम्हारा पता कहाँ है? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। काओ युएझी भयभीत और क्रोधित था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त के व्यक्तित्व को जानती थी। वह सौम्य और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। सॉन्ग चेन द्वारा सगाई तोड़ना चेंग क्विंगयुन के चेहरे पर तमाचा मारने के समान था। क्या होगा अगर वह चीजों के बारे में सोच नहीं पाती? वहां गु मानक्सी भी थी। वह अभी भी इधर उधर घूम रही थी। वह शुद्ध और मासूम दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह लंबे समय से सॉन्ग परिवार की मालकिन बनने की योजना बना रही थी।
काओ युएझी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत पीस लिए। वह अभी भी जीवित क्यों थी? कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चेंग क्विंगयुन ने फोन रख दिया। राजधानी में अगस्त की देर रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बस स्टॉप सेम के आकार की बारिश की बूंदों से चटक रहा था। आकाश रोशनी और अंधेरे के बीच टिमटिमा रहा था। हर जगह बिजली और गड़गड़ाहट थी। चेंग क्विंगयुन अचंभित होकर बेंच पर बैठ गया। वह यह मानने को तैयार नहीं थी। तेज बारिश ने उसके अस्पताल के गाउन को भीग दिया। उसका मन अभी भी असमंजस में था। वह अभी भी सोच रही थी कि कैसे करवट ले। उसकी दृष्टि अंधकार में हो गई और गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। चेंग क्विंगयुन बस स्टॉप पर बेहोश हो गए। उसकी जेब में रखा सेल फोन लगातार बजता रहा। कुछ ही समय बाद एक काली काली बेंटले बस स्टॉप के सामने रुकी। दरवाजा खुला और सूट पहने दो अंगरक्षक तेजी से कार से बाहर निकले। उन्होंने चेंग क्विंगयुन को, जो बारिश में बेहोश हो गई थी, उठने में मदद की और उसे कार में भेजा। जल्दी जल्दी जल्दी, सूखे तौलिए और साफ कपड़े ले आओ। बुखार की दवा ले आओ। कार में 40 साल की एक खूबसूरत महिला का दिल टूट गया था। इस बेचारी छोटी लड़की का पूरा शरीर गीला था और उसे अभी भी तेज बुखार था। नौकरानी जो कार में चेंग क्विंगयुन के साथ थी, जल्दी से आई और पानी के दाग सुखाने के लिए चेंग क्विंगयुन को तुरंत साफ कपड़े पहनाए। फिर उसने उसे बुखार की दवा खिला दी। अपने कपड़े बदलते समय नौकरानी को चेंग क्विंगयुन की गर्दन पर माणिक का हार मिला। नौकरानी ने आदरपूर्वक हार को सुखाकर महिला को सौंप दिया। मैडम, इस हार को देखो। महिला ने रूबी हार लिया और अपनी छाती से एक पुरानी तस्वीर निकाली। पुरानी तस्वीर में एक युवा प्रेमी जोड़ा और एक किशोर लड़की थी। छोटी लड़की अपने दत्तक माता पिता के बीच आज्ञाकारी रूप से खड़ी रही। उसने अपने गले में एक खूबसूरत रूबी हार पहना था और मुस्कुराते हुए अपने माता पिता का हाथ पकड़ रखा था। राइस महिला ने फोटो को देखा और फिर उसके हाथ में मौजूद पुराने रूबी हार को देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वो फोटो में एक है। यह सही होना चाहिए। क्विंगयुन उसकी दत्तक बेटी है।